इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक ऐसा भूकंप था जिसने आप कह सकते हैं आधुनिक दुनिया की नींव ही हिलाकर रख दी। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के एक वादे ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 14 जुलाई 1789। जगह पेरिस। सोचिए, शहर की हवा में एक अजीब सी टेंशन है। हर कोने में कानाफूसी चल रही है। अफवाहें फैल रही हैं कि राजा ने सेना को हुक्म दिया है कि वो आम लोगों पर गोली चला दें। दशकों से जो गुस्सा, जो डर लोगों के मन में दबा हुआ था, वो अब बस एक ज्वालामुखी की तरह फटने ही वाला था। और फिर एक गुस्साई भीड़ ने उस इमारत पर धावा बोल दिया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे, बैस्टिल। देखिए, ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये राजा के जुल्म का, उसके उत्पीड़न का एक जीता जागता पत्थर का प्रतीक थी। और जब इसकी दीवारें गिरी ना, तो वो सिर्फ पत्थर नहीं टूटे थे, बल्कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था की नींव हिल गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक पूरे देश का गुस्सा एक ऐसी क्रांति में कैसे बदल गया जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया? चलिए आज के इस पड़ताल में इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, कोई भी ज्वालामुखी अचानक नहीं फटता। उसके फटने से पहले सालों तक, बल्कि दशकों तक जमीन के नीचे दबाव बनता है। ठीक वैसे ही इस क्रांति से पहले भी पुरानी व्यवस्था के नीचे जबरदस्त प्रेशर बन रहा था। तो पहले जरा उन दरारों को समझते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने वाली थीं। अब ये संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप सोचिए, एक पूरा देश दिवालिया होने की कगार पर था। खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि सालों से युद्ध चल रहे थे जिसमें अमेरिकी क्रांति को सपोर्ट करना भी शामिल था। ऊपर से वर्साय के महल की शानो शौकत और फिजूल खर्ची, और साथ ही आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी, तो खाने का संकट भी था। सब कुछ मिलाकर एक ऐसा विस्फोटक कॉकटेल तैयार हो चुका था जो बस फटने ही वाला था। और इस पूरे आर्थिक संकट के दिल में था एक बहुत गहरा सामाजिक अन्याय। देखिए, उस वक्त का फ्रांसीसी समाज ना 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बंटा हुआ था। जो पहले 2 एस्टेट थे, यानी पादरी और शाही खानदान के लोग, वो आबादी में तो 3% से भी कम थे, लेकिन देश की करीब 35% जमीन उनके पास थी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था। और इस तीसरे एस्टेट में कौन थे? किसान, मजदूर, वकील, व्यापारी, मतलब बाकी सब लोग। उस दौर की एक कहावत है जो इस पूरे सिस्टम को, इस शोषण को बहुत अच्छे से बयां करती है। कहावत थी, कुलीन मकड़ी है और किसान मक्खी। मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं थी, ये अन्याय की एक बहुत गहरी भावना थी कि कुछ लोग बस दूसरों की मेहनत पर जी रहे थे। लेकिन एक बात है, सिर्फ पैसे की तंगी या मुश्किलें ही क्रांति नहीं लाती। क्रांति के लिए विचारों की भी जरूरत होती है, एक नई सोच की, और फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो 18वीं सदी का दौर था जिसे प्रबोधन का युग भी कहते हैं। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन जैसे दार्शनिकों के नए नए विचार कॉफी हाउस से लेकर छोटे छोटे पर्चों तक हर जगह जंगल की आग की तरह फैल रहे थे। ये लोग तर्क, आज़ादी और बराबरी की बातें कर रहे थे। एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखा रहे थे जहां जन्म से नहीं, बल्कि काबिलियत से किसी की जगह तय हो। और इन विचारों ने फ्रांस के पढ़े लिखे मिडिल क्लास की सोच को जैसे पंख लगा दिए। अब ये विचारों का टकराव असलियत में सामने आया 5 मई 1789 को, जब एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई। राजा लुई 16वें तो बस नए टैक्स लगाने के लिए ये मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मुद्दा कुछ और ही बन गया। वोटिंग कैसे होगी? देखिए, पुराने सिस्टम के हिसाब से हर एस्टेट का एक वोट था। इसका मतलब पादरी और कुलीन वर्ग, यानी पहले 2 एस्टेट, हमेशा 2-1 से तीसरे एस्टेट को हरा देते थे। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट ने कहा, नहीं, अब हर एक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। यह असल में अपने हक की, अपने प्रतिनिधित्व की सीधी लड़ाई थी। और जब राजा ने ये मांग ठुकरा दी, तो तीसरे एस्टेट के लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने खुद को ही फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जब उन्हें मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया गया, तो वो सब पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए। और वहां उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते, वो वहां से नहीं हटेंगे। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक खुली बगावत थी, जिसने सत्ता को राजा के हाथ से छीनकर सीधे जनता के प्रतिनिधियों को दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो क्रांति का सबसे उथल पुथल वाला दौर था। एक ऐसा दौर जहां एक तरफ तो बड़े बड़े आदर्शों की बातें थी और दूसरी तरफ एक बेहद क्रूर हकीकत।
अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली ने एक बहुत ही मशहूर दस्तावेज पास किया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। सच पूछिए तो ये दस्तावेज क्रांति का दिल था, उसकी आत्मा थी। इसमें पहली बार साफ साफ कहा गया कि सभी इंसान आज़ाद पैदा होते हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये वही सिद्धांत थे जिनकी गूंज आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया में सुनाई देनी थी। लेकिन इन सब के लिए बराबर अधिकारों की बात में एक बहुत बड़ा लेकिन था। ये अधिकार महिलाओं के लिए नहीं थे। इसी दोहरेपन को एक लेखिका और एक्टिविस्ट ओलिम्प दे गूज ने चुनौती दी। उन्होंने महिलाओं के लिए भी बराबरी के हक की मांग की। उनकी आवाज़ हमें ये याद दिलाती है कि क्रांति के बड़े बड़े वादे भी असल में सबके लिए नहीं थे। क्रांति के आदर्शों में ये जो दरारें दिखने लगी थीं, वो बहुत जल्द और भी गहरी होती चली गईं। एक तरफ बाहरी देशों से युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ देश के अंदर ही विद्रोह का डर। इस माहौल ने फ्रांस को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। और इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से उभरे जैकोबिन्स, जिनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और यहीं से शुरू हुआ आतंक का राज। और इस आतंक के राज का सबसे खौफनाक प्रतीक बनी गिलोटिन। ये वो मशीन थी जिससे लोगों का सर कलम किया जाता था। हैरानी की बात है कि इसे क्रांति के दुश्मनों को खत्म करने का एक असरदार और मानवीय तरीका माना गया था, लेकिन बहुत जल्द यह अंधाधुंध हिंसा का ही दूसरा नाम बन गई। अब हालत ये थी कि क्रांति खुद अपने ही बनाए उसूलों से लड़ रही थी। सवाल बहुत बड़ा था, क्या आज़ादी की रक्षा के लिए आतंक का सहारा लेना सही है? कैमिली डेसमोलिन्स जैसे लोग थे जो कहते थे कि हिंसा से तो सिर्फ और दुश्मन ही पैदा होंगे। वहीं दूसरी तरफ रोबेस्पियर का मानना था कि गणतंत्र को बचाने के लिए, दुश्मनों और गद्दारों को कुचलने के लिए आतंक एक जरूरी हथियार है, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो। ये विचारों की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। आखिरकार आतंक का ये दौर भी खत्म हुआ। इस सारी उथल-पुथल और खून खराबे के बाद जो चीज बची रही वो थे क्रांति के विचार। ये विचार खत्म नहीं हुए, बल्कि पूरी दुनिया में फैले। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रांति ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। आतंक के राज के बाद जो अफरा तफरी का माहौल था, उसने एक बहुत ही काबिल और महत्वाकांक्षी जनरल के लिए रास्ता बना दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने एक तानाशाह के तौर पर आकर क्रांति को तो खत्म कर दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि जब उसने पूरे यूरोप को जीतना शुरू किया तो अनजाने में उसी ने क्रांति के कई विचारों को फैला भी दिया, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं या सामंती व्यवस्था का खात्मा। पर असल में फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी विरासत कोई एक इंसान जैसे नेपोलियन नहीं था। उसकी असली विरासत है वो विचार, स्वतंत्रता, समानता और ये क्रांतिकारी आइडिया कि किसी भी सरकार को चलाने का हक उसे वहीं के लोगों से मिलना चाहिए। ये वो विचार थे जो नेपोलियन के बाद भी जिंदा रहे, और इन्होंने ही दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए होने वाले संघर्षों को प्रेरणा दी। आज फ्रांसीसी क्रांति के वो सिद्धांत, वो आइडियाज हमारी दुनिया के कई समाजों की नींव में मौजूद हैं, लेकिन इसका जो हिंसक और विरोधाभासों से भरा इतिहास है, वो हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आज़ादी की कीमत क्या होती है, और महान आदर्शों को हासिल करने के लिए क्या कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है?